बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडेज लेक्चर इज़ अबाउट मिडल ईस्ट क्राइसिस और इसमें सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं मिडल ईस्ट का और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन मिडल ईस्ट क्राइसिस। अच्छा, सबसे पहले दिस इज़ द मैप ऑफ मिडल ईस्ट। आई होप एक या दो दफ़ा ड्रॉ करने से आप इसको ईजिली ड्रॉ कर सकेंगे। क्विक ड्रॉ करते हैं। अच्छा, तो ये है आपका मैप मिडिल ईस्ट का। अगर इसकी लेबलिंग करें तो ये आपको जैसे स्टेप्स ही नज़र आ रहे हैं कि दिस इज़ द टेल ऑफ पाकिस्तान। तो ये हमारा हो गया पाकिस्तान। ये ईरान है, इट्स इराक। क्विकली हम करते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा कम है और टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ये है कुवैत, इट्स बहरीन। और ये है यूनाइटेड अरब अमीरात्स, इट्स ओमान एंड यमन। ये है आपका किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, इट्स जॉर्डन, जिसको आप उर्दन भी कहते हैं। और ये सीरिया है, इन उर्दू यू कैन से इट्स शाम। इट्स टुडेज इसराइल, लेकिन किसी ज़माने में ये फ़लस्तीन हुआ करता था। ऊपर आपके लेबनान है और यहाँ पर आपके इजिप्ट आ जाता है। और इजिप्ट जो है वो आपके अफ्रीका में है, इट्स एन अफ्रीकन कंट्री। और यहाँ से आपका अफ्रीका स्टार्ट हो जाता है। इजिप्ट, इसके साथ लीबिया, नाइजीरिया, आपकी अफ्रीकन कंट्रीज आ जाती हैं। और ये जो आपका हिस्सा है इजिप्ट का, वो हिस्सा जो आपके इसराइल के साथ बॉर्डर कर रहा है, इसको आप सिनाई पेनिनसुला कहते हैं। सिनाई पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होती है? ज़मीन का वो हिस्सा होता है जो आपके तीन तरफ से आपके वाटर को सराउंड करे और एक तरफ से आपकी ज़मीन को सराउंड करता हो, उसको आप पेनिनसुला कहते हैं। अब ये सिनाई पेनिनसुला अगर आप इसकी बात करें तो ये यहाँ से भी आपके वाटर, इसको यहाँ से भी ये वाटर आता है। इधर भी आपका रेड सी है और यहाँ पे आप सूएज़ कैनाल है। तो ये जो हिस्सा है आपका, ये सारा वाटर सराउंडिंग है और सिर्फ एक साइड से आपका जो बॉर्डर करता है लैंड के साथ, इसराइल के साथ। तो ये इसलिए आपको इसको पेनिनसुला कहते हैं। एनीवेज, इसके बाद बात कर लेते हैं हम। लेबलिंग कंप्लीट हो गई है, यस। अच्छा, फ़लस्तीन किधर है आपका? ये तो हो गया इसराइल। फ़लस्तीन जो किसी ज़माने में ये सारा हमारे पास फ़लस्तीन हुआ करता था। आज हमारे पास फ़लस्तीन ये और ये हिस्सा, ये आपका फ़लस्तीन है, ठीक है। इसको आप वेस्ट बैंक कहते हैं। और ये गजा स्ट्रिप है। दिस इज टोटल फ़लस्तीन। इन दोनों को मिला दें तो ये फ़लस्तीन बन जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरीके से किसी ज़माने में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान मिला देते थे तो हमारा पाकिस्तान बन जाता था। अच्छा, फ़लस्तीन, इसराइल से ऊपर हमारे पास लेबनान है, या ईस्ट में आपके पास शाम आ जाता है, जॉर्डन आ जाता है। सीरिया से और लेबनान से ऊपर आपका टर्की स्टार्ट होता है। अच्छा, ये जो बॉर्डर है इसराइल का, वो बॉर्डर जो लेबनान के साथ बनाता है, इट इज़ नोन एज ब्लू लाइन। इट इज नोन एज ब्लू लाइन, ठीक है। और इसराइल का वो बॉर्डर जो वो शाम के साथ बनाता है, नोन एज पर्पल लाइन, नोन एज पर्पल लाइन, ठीक है।
अच्छा, और यहाँ पे आपके गुलान हाइट्स आ जाती हैं जो कि नाउ अडेज ट्रंप हाइट्स के नाम से पहचानी जाती हैं, क्योंकि लीगली ट्रंप ने जो डोनाल्ड ट्रंप साहब थे उन्होंने गुलान हाइट्स को द लीगल पार्ट ऑफ इसराइल डिक्लेयर किया है इन द रिसेंट ईयर्स. सो ये था आपका मैप ऑफ मिडल ईस्ट. और अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें वाटर बॉडीज का, तो ये सारा पानी आता है, ठीक है. अच्छा, ये आपकी क्या है? दिस इज योर पर्शियन गल्फ. And always remember that all the countries which surround Persian Gulf are known as Gulf countries. और जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है GCC, whose abbreviation is Gulf Countries Corporation. और कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, ओमान, सऊदी अरेबिया जो है इसके मेंबर्स हैं. इराक इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ GCC, इसलिए क्योंकि जब GCC बन रही थी उस टाइम इराक अपनी 10 साल जंग में बहुत मसरूफ़ था ईरान के साथ. एनीवेज इट वाज अबाउट द गल्फ कंट्रीज. इसके बाद यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप कहती है गल्फ ऑफ ओमान. गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के दरमियान आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको आप कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मस. यहाँ पे आप क्या आता है? स्ट्रेट ऑफ हार्मस. स्ट्रेट ऑफ हार्मस की अपनी एक स्पेसिफिकेशंस हैं और ये अंडर द पावर ऑफ ईरान है. और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि दुनिया की जो 60% एक्सपोर्ट ऑफ जो ऑयल है वो आपके स्ट्रेट ऑफ हार्मस से होके गुजरता है. अगर इन केस ईरान इस पॉइंट को बंद कर देता है तो जो ऑयल की एक्सपोर्ट्स हैं वो रुक जाएंगी, क्योंकि सारी अरब कंट्रीज हैं, आपको पता है, एंड अरब कंट्रीज आर रिच इन ऑयल. और अगर ये पॉइंट बंद होता है, स्ट्रेट बंद होती है, तो ना सिर्फ आपके एशिया में ऑयल की जो प्राइसेस है उसमें फ्लक्चुएशंस आएंगी और इंक्रीज आएगा, बल्कि जो आपका वेस्ट वर्ल्ड है यानी कि यूरोप एंड अमेरिका, उनमें भी आपकी जो ऑयल है उसकी कीमतों में बहुत इजाफा हो जाएगा. सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रेट ऑफ हार्मस. इसके अलावा यहाँ पर आपका अरेबियन सी है एंड दिस इज, एंड हियर यू हैव गल्फ ऑफ एडन. दिस इज योर रेड सी एंड दिस इज योर मेडिटेरियन सी. सी, और वो चीज जो आपके रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट कर रही है वो आपकी है सूज कैनाल. आई थिंक ये चीजें मैंने अपने वर्ल्ड मैप के जो वर्ल्ड मैप की सीरीज थी उसके फर्स्ट लेक्चर में बहुत क्लियर बताई थी कि जो आपके एशिया को आपके अफ्रीका से कनेक्ट करते हैं वो आपकी सूज कैनाल है, और जो चीज़ आपकी रेड सी को आपके मेडिटेरियन से कनेक्ट कर रही है वो भी आपकी सूज कैनाल है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैप ऑफ मिडल ईस्ट. इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि हम आज डिस्कस क्या करने जा रहे हैं. इस लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे पैलेस्टाइन क्राइसिस को, इसराइल फिलिस्तीन वॉर को, जो कि एक बहुत टॉप ट्रेंडिंग रहा है. रिसेंट भी अगर हम बात करें तो 11 डेज ऑफ वॉर एक ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है 2021 का. इसके अलावा वी विल डिस्कस ईरान एंड सऊदी रिवलरी, और जो इनकी एक बहुत तकरीबन आप कह सकते हैं 90s से जो ईरान एंड सऊदी की एक दुश्मनी जो चली है और चलती आ रही है स्टिल, एक कोल्ड वॉर है इन दोनों मुल्कों के दरमियान. हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे. इसके साथ हम डिस्कस करेंगे इराक वॉर को. इसके बाद हम बात करेंगे शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट की, और हम देखेंगे क्या वाकई ये कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है, और इज इट जस्ट ए वॉर ऑफ डोमिनेसी, और इज इट ए कॉन्स्पिरेसी, तो इसके बाद फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह यमन क्राइसिस की, और इस तरीके से हम एक ओवरव्यू ले लेंगे अपने मिडल ईस्ट का. एंड वी विल डेफिनेटली डिस्कस द रोल ऑफ वेस्ट वर्ल्ड एंड
the role of, particularly the role of United States of America and the influence of America on this region, and we will discuss that why Saudi seems to be so much horrified from the United States of America and from the West world. और हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें इंशाल्लाह मोनार्कीज को कि किस तरीके से जो मोनार्की रूल है उसने ना सिर्फ आपके OIC को बल्कि आपकी अरब कंट्रीज जो हैं उनको इतना पावरलेस किया. इसके बाद हम पर्टिकुलरली बात करेंगे हमास, हस्बुल्लाह which is known as अल्लाह के बंदे, अल्लाह के लोग, and the PLO, Palestine Liberation Organization. हम इन ऑर्गेनाइजेशंस का जो रोल है in particularly in the region of Palestine and Israel and in Lebanon हम डिस्कस करेंगे. इसके बाद इंशाल्लाह we will go for conclusion. अच्छा, तो आज का कंटेंट जो है वो हमने डिस्कस कर लिया कि हम किन किन एरियाज को हिट करेंगे. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ़लस्तीन की. हम फ़लस्तीन क्राइसिस को थोड़ा देख लेते हैं बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 11 डेज ऑफ वॉर 2021 में हुई है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, स्पेशली CSS 2022 में फॉर श्योर. अच्छा, ये आपके बेसिकली है फ़लस्तीन की ज़मीन. मैं इसको अभी इसराइल की ज़मीन नहीं कह रही, मैं इसको फ़लस्तीन कह रही हूँ बिकॉज अभी मैं पास्ट की बात करूँगा और पास्ट से फिर हम प्रेजेंट की तरफ जाएंगे और देखिए किस तरीके से फ़लस्तीन ग्रेजुअली आपका श्रिंक हो रहा है और किस तरीके से इसराइल की जो इलीगल सेटलमेंट्स थी वो बढ़ी और आज फ़लस्तीन आपको शायद मैप पे भी बहुत कम नजर आता है ना होने के बाद ये सारा जो खिता है ये इसराइल बन जाता है. अच्छा, ये है फ़लस्तीन, ये था फ़लस्तीन की अगर हम नॉर्थ में देखें तो यहाँ पर आपका लेबनान आता है, यहाँ पर सीरिया है, दिस इज जॉर्डन, और इधर आपका स्नाई पेनिनसुला है जो कि इजिप्ट का इलाका है, हम इसको देख चुके हैं ऑलरेडी. इधर आपके जो है मेडिटेरियन सी है, रेड सी, सही हो गया. अच्छा, अगर हम फ़लस्तीन की बात करें तो फ़लस्तीन एक, हम इसको क्या कहते हैं, इसका टाइटल जो है वो क्या है, लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, अंबिया की सरजमीन. फ़लस्तीन का जो टाइटल है वो लैंड ऑफ प्रॉफिट्स है, इसको अंबिया की सरजमीन कहा जाता है. एंड रिलीजियस पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो मुसलमानों के लिए बहुत एक अकीदत वाली जगह है, और न सिर्फ मुसलमानों के लिए अकीदत की जगह है बल्कि क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में इसकी रिलीजियस पर्सपेक्टिव में एक अपनी अलग एक वैल्यू है. क्लियर है. लेकिन अगर हम इस्लाम में देखें तो अल-कुद्स जो है आपका यरूशलेम में, वो मुस्लिम्स यूज्ड टू कंसीडर इट एज अ सेकंड मोस्ट सेंसिटिफाइड टेरिटरी आफ्टर मक्का एंड मदीना, और क्योंकि ये किबला अव्वल भी है, क्योंकि ये किबला अव्वल भी रहा है हमारा, मस्जिद अक्सा है यहाँ पर, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अगर हम फ़लस्तीन की बात करें, पर्टिकुलरली अगर हम फ़लस्तीन की बात करें तो यहाँ पर आपको ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आएंगे. बहुत पीसफुल एक सरजमीन थी ये, जहाँ पे स्पेशली 19th सेंचुरी, यहाँ पर अगर इसके स्टैटिस्टिक्स हम देखें तो तकरीबन 86% आपके यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज बसा करती थी, रहा करती थी. 10% आपके यहाँ पर क्रिश्चियंस और 4% और लेस जो थे वो ज्यूज और ज्यूइश कम्युनिटीज थी. लेकिन अगर आज हम 19th सेंचुरी से निकल के 2021 की बात करें तो ये आपको एक ज्यूइश स्टेट के तौर पे नजर आएगी, पूरा आपको एक इसराइल आपको यहाँ पर नजर आएगा. आज ये सारा इसराइल है और जो फ़लस्तीन है वो ग्रेजुअली श्रिंक कर करके आपको सिर्फ इतना, और यहाँ से ये जो खिता है ये आपको इसराइल है, सॉरी फ़लस्तीन है. इसके अलावा ये सारा जो है आपका इसराइल है. इसको आप वेस्ट बैंक कहते हैं और ये आपकी गजा स्ट्रिप है. अच्छा, अब होता क्या है कि ज्यूज इस एरिया में किस तरीके से आए. वर्ल्ड वॉर 1 plays a very important role in the establishment
ऑफ इसराइल. और वर्ल्ड वॉर 1 के साथ ही अगर हम बात करें 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने पास किया एक रेजोल्यूशन जिसके अकॉर्डिंग पैलेस्टीन को डिवाइड किया गया इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स, वन फॉर द ज्यूश कम्युनिटी एंड वन फॉर द मुस्लिम्स. इस चीज को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बाद हम देख लेते हैं कि ज्यूज जब इस खिते में आए, जब ज्यूज इस खिते में आए तो वो किस तरीके से आए. उन्होंने एक क्लेम किया कि वी आर बैक टू आवर लैंड आफ्टर 2000 years of absence. ठीक है, यानी कि जो ज्यूश कम्युनिटी है वो एक क्लेम करती है कि हम अपनी सरजमीन पर 2000 साल के बाद वापस आ रहे हैं. एंड दे क्लेम दैट दिस वाज देयर लैंड फ्रॉम द टाइम ऑफ इब्राहिम एंड दाऊद, फ्रॉम द टाइम ऑफ इब्राहिम एंड दाऊद. यानी कि ज्यूज का ये क्लेम था कि आज से 2000 साल पहले यहाँ पर उनके आबा और अजदाद रहा करते थे, हजरत इब्राहिम, हजरत दाऊद के जमाने में. तो आज उनको पूरा हक है कि वो 2000 साल के बाद अपनी सरजमीन को वापस लेने के लिए आए और यहाँ पर जो फिलिस्तीनी या जो भी पहले से बसने वाले लोग हैं उनको बिल्कुल निकाल के यहाँ पे अपनी एक सेटलमेंट्स क्रिएट करें, अपना एक स्टेट बनाएं. ये एनीवेज ये एक बिल्कुल एक अजीब सा कंसेप्ट है. ये बिल्कुल ऐसे है कि आज कोई एक कम्युनिटी या फिर मुस्लिम्स अगर आज सपोज ये क्लेम करें कि जनाब क्योंकि आज से 2000 साल, आज से 1000-2000 साल पहले बड़े सगीर में मुगल्स रहा करते थे और जो थे तैमूर मुगल्स का ज़माना था और मुस्लिम्स रहा करते थे. सो आज मुसलमानों को पूरा हक है कि वो बड़े सगीर में रहने वाले हिंदुओं को बिल्कुल निकाल दें और पूरे बड़े सगीर के ऊपर आकर अपनी हुकूमत 2000 साल के बाद अपनी हुकूमत दोबारा बना ले. क्यों? क्योंकि 2000 साल पहले वहां पर मुसलमान रहा करते थे. क्या ये पॉसिबल है? क्या इस थ्योरी को दुनिया कंसीडर करेगी, या आपका जो वेस्ट वर्ल्ड है या यूनाइटेड नेशंस है स्पेशली, क्या वो इस थ्योरी को कंसीडर करेंगे, या फिर शायद ऐसा क्लेम करने वालों को दीवाना या पागल कहा जाएगा. लेकिन कमाल है, ज्यूज ये क्लेम करते हैं और ना सिर्फ उनके क्लेम को वेस्ट वर्ल्ड सपोर्ट करता है बल्कि एक ज्यूश स्टेट जो है वो वजूद में भी आती है. सही हो गया? अच्छा, क्योंकि जो ज्यूज है वो ये क्लेम करते हैं कि वी आर बैक टू अवर लैंड आफ्टर 2000 years of absence, and they claim that their ancestors lived there from the time of Abraham and Daud, and today they have a complete right to come back to this land and to govern this land. ज्यूज का ये क्लेम है कि 2000 साल की एब्सेंस के बाद वापस आ रहे हैं. तो हम देख लेते हैं कि हिस्ट्री हमें क्या बताती है. क्या वाकई अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो क्या वाकई ज्यूज का ये क्लेम बनता है, क्या ये कहना उनका बनता है कि दिस वाज देयर लैंड एंड टुडे दे हैव अ कंप्लीट राइट टू बी बैक ऑन देयर लैंड. तो इसके लिए हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं फिलिस्तीन का. हम बात कर रहे थे फिलिस्तीन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की. अच्छा, ये था आपका फिलिस्तीन. ये फिलिस्तीन की सरजमीन है. इससे ऊपर आपका लेबनान है, लेबनान से ऊपर आपका टर्की है. अच्छा, फिलिस्तीन अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो हिस्ट्री में यहाँ पर सीरीज ऑफ वॉर्स लड़ी गई हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं. इन कॉन्फ्लिक्ट्स की अगर हम फ्रॉम द टाइम ऑफ खुलफा राशिदीन हम डिस्कस करेंगे. अच्छा, तो सबसे पहले 634 की बात करते हैं. 634 में हजरत खालिद बिन वलीद and his opponent was the Western Byzantine Empire. इन दोनों के दरमियान जंग होती है and it was considered as a first major pitched battle which was fought between the army of Rashidin Khilafat and Byzantine Empire. Unfortunately, Rashidin Khilafat conquered the land and they defeated the Byzantine Empire. और जो अल-कुद्स है आपका वो मुसलमानों के कंट्रोल में आता है. इसके बाद हम बात करते हैं 1096 से
1291 तक। अच्छा इस एरिया में आपके यहाँ पे सीरीज ऑफ क्रूसेड वॉर्स, हिस्ट्री में जो ये जो वॉर है बिटवीन द राशिदीन खिलाफत एंड द बिजेंटिन एम्पायर, इसको आप बैटल ऑफ यरमूक के नाम से मिलेगी, द बैटल ऑफ यरमूक। और ये जो है आपकी सीरीज ऑफ क्रूसेड वॉर्स लड़ी जाती हैं फ्रॉम 1096 टू 1291। और इसमें जो आपके जो दो मेजर बेलिगरेंट्स होते हैं वो थे आपके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एंड रिचर्ड द ग्रेट के नाम से ये जाने जाते हैं। ही वॉज द जनरल एंड द किंग ऑफ जर्मनी, जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ही वॉज द सुल्तान ऑफ योर इजिप्ट, Lebanon, Syria, Jordan, and Palestine, and he was also the founder of your Ayyubi dynasty. Anyways, once again, the Muslim conquered the land and defeated the opponent forces and Richard the Great. और once again, जो आपका अल-कुद्स और यरूशलेम है, it came under the power of Muslims, और मुसलमान इसको गवर्न करते हैं। इसके बाद कुछ सालों तक वंस अगेन यहाँ पर जंग लड़ी जाती है बिटवीन 1516 टू 1517। Belligerents were the Ottoman Empire, and the Mamluk forces. Ottoman Empire is my favorite empire क्योंकि ये सल्तनत उस्मानिया, स्पेशली आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे आफ्टर वॉचिंग कर्लस उस्मान एंड अर्तुगरुल गाजी। और इसमें वंस अगेन ऑटोमन एम्पायर जो थी उन्होंने ममलूक्स को डिफीट किया, फतह मुसलमानों की हुई, और न सिर्फ फतह मुसलमानों की हुई बल्कि ममलूक्स जो थे उनका ममलूक्स का प्रॉपर एक डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, और ममलूक इजिप्ट से बिलोंग किया करते थे। इसके बाद दोबारा आपको हिस्ट्री में ममलूक्स नजर नहीं आए। एनीवेज 1517 से लेकर 1914 तक जो अल-कुद्स है वो मुसलमानों के कंट्रोल में रहा। मुस्लिम्स ने इस पाक सरजमीन को गवर्न किया, और 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जो आपके दो बेलिगरेंट्स थे वो थे सेंट्रल पावर्स एंड अलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स में जो अलायंस था वो था ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी एंड ऑटोमन एम्पायर। इन चार जो फोर्सेस थी और इन सबका आपस में एक अलायंस था। किन के खिलाफ अलायंस था? अलाइड पावर्स के। अलाइड पावर्स में आपके पास यूरोप, फ्रांस, रशिया, साइबेरिया एंड इटली। इटली ने तकरीबन 1914 में अलाइड पावर्स को ज्वाइन किया, और इन सबका अपना एक अलायंस था। और अनफॉर्चुनेटली जो फतह थी वो इस बार नॉन मुस्लिम्स की हुई, और अलाइड पावर्स ने जो सेंट्रल पावर्स थी उनको डिफीट किया। और तब से जो फ़लस्तीन था, फ़लस्तीन के जो क्राइसिस थे वो स्टार्ट हुए, और टिल 2021 ये क्राइसिस जारी हैं। और जो इसका बेसिकली अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा एनालाइज करें तो फ़लस्तीन जो इश्यूज हैं, पैलेस्टाइन क्राइसिस की जो मेजर ओरिजिन है वो क्या है? आपकी वर्ल्ड वॉर 1 है। वर्ल्ड वॉर 1 इज द मेजर ओरिजिन ऑफ द पैलेस्टाइन क्राइसिस। इसके बाद जो दूसरी मेजर वजह है मेरे नज़दीक पैलेस्टाइन क्राइसिस की, वो आपकी ऑटोमन एम्पायर का फॉल है, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर को डिमोलिश किया गया by the Allied forces and the Allied powers। सल्तनत उस्मानिया को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। और इसके बाद मज़ीद हम ओरिजिन्स पढ़ेंगे जब हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वॉर 1 को। सो दिस वाज द हिस्ट्री एंड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस रीजन। इस पूरे खित्ते का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है फ्रॉम द टाइम ऑफ हज़रत खालिद बिन वलीद, फ्रॉम टाइम ऑफ 634 टू द टाइम ऑफ 1914।